KPK के बाद पंजाब इस वक्त बदतरीन सैलाब की जद में है। सूरत हाल ये है कि पंजाब के जिस इलाके से पानी गुजर रहा है तबाही की दास्तान छोड़ रहा है। ख़ासतौर पर लाहौरियों ने शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर जो इस वक्त मौजूद जिंदा लोग हैं, उनमें से बुजुर्गों की बात अगर ना की जाए, जवानों की बात की जाए, अर्ली 40s और 50s के अंदर जो लोग मौजूद हैं, शायद उन्होंने रावी को इस तरह से बिखरा हुआ नहीं देखा था। किसी ने सोचा नहीं था कि रावी के ऊपर कायम होने वाली आबादी इतनी ज़्यादा नुकसान उठाएगी कि उनके घरों तक, नए बने हुए घरों तक जो है वो 10-10, 5-5 फीट पानी आ जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि उन ब्लॉक्स में पानी आ जाएगा कि जो अभी बसाए गए थे, दरिया के ऊपर बसाए गए थे और एक रिवर व्यू का ख्वाब लेकर जो है वो बसाए गए थे। लेकिन दरिया ने अपना रास्ता वापस लिया है। दरिया एक बादशाह की तरह था कि जिसने उस सारे आने वाली तमाम रुकावटों को तहस नहस करते हुए रावी ने भी अपना रास्ता लिया है। चनाब की भी यही सूरत हाल है, सतलुज की भी यही सूरत हाल है। और इसके बाद जब जाके पानी दरिया सिंध में गिरेगा तो अल्लाह ताला खैर करे कि सूबा सिंध के अंदर कहा यह जा रहा है, सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा इस हवाले से कॉन्फिडेंट है कि हम इंशाल्लाह इस सुपर फ्लड को किसी न किसी तरह से भुगता लेंगे और ये पानी बाहिफाजत सूबा सिंध में तबाही फैलाए बगैर जो है वो दरिया समंदर बुर्द हो जाएगा। बात करेंगे, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात मुझे खुद भी चाहिए और बहुत सारे सवालात आवाम के हैं कि जो हम तक पहुँचे और हम उसकी ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम होंगी, माहिर माहौलियात हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबकतुल्लाह सक्खर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सक्खर बैराज पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सक्खर बैराज की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जब सिंध में दाखिल होगा रेला तो कुछ देर बाद ही गुड्डू के बाद सक्खर आ जाएगा जो मेन सबसे बड़ा पाकिस्तान का बैराज है। और इसके साथ साथ अली मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद है लाहौर से। लाहौर में क्या सूरत हाल थी उस हवाले से उनसे जानेंगे। और DG PDM में इरफान अली काठिया साहब हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मैं ज़रूर पूछूंगा कि पंजाब हुकूमत आखिर कर क्या रही है, रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे इब्तिदा करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, एक सवाल मेरे जहन में बहुत अरसे से है कि आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इस आबादी ने घर भी बनाने हैं, जंगल भी काटने हैं, कंक्रीट का जो है वो बाजार भी बसना है, तो अगर ये सब कुछ ना हो तो ये आबादी कहाँ जाकर रहे? हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी कंक्रीट का जंगल बना दिया, जंगल काट लिए, ये सब कुछ तो होगा ना कि जब आबादी जो है वो कहीं ना कहीं जाकर बसेगी, शहर बसेंगे, सोसाइटियाँ बसेंगी। तो इसके ऊपर हम तनकीद बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप रहने के लिए कोई जगह ना बनाए अगर आप इस दुनिया के अंदर आई गए? देखिए, आपका सवाल जो है वो बड़ा वैलिड है। ऑफ कोर्स खेती बड़ी है, जो देहात हैं वो शहरों में आबाद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे शहरों की कोई जोनिंग तो होती नहीं है कि हम अब डिफरेंशिएट कर पाए कहाँ देहात है कहाँ शहर है। तो क्योंकि अर्बन स्प्रॉल इतना हो गया, इसको हम ये टर्म देते हैं। लेकिन अभी फिर जब आबादियां इस तरह बढ़ती हैं बेहंगम, बगैर किसी जोन के, बगैर किसी प्लान के, तो फिर सैलाब आते हैं और वो आबादियां तबाह हो जाती हैं, फिर सैलाब आते हैं और वो फिर तबाह हो जाती हैं। तो ये कोई प्लानिंग तो ना हुई। तो अगर वैसे भी आबादी तबाही होनी है तो हम क्यों ना किसी प्लानिंग के तहत आबादियों को आबाद कर दें। और अगर जंगलात हमने काटने हैं तो उस पूरे इसका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनता है कि अगर कहीं कहाँ पे आप जंगल काट सकते हैं। जंगल काट के अगर पहाड़ के दामन में या पहाड़ के नीचे आपने अपने घर तामीर कर लिए, होटल्स तामीर कर लिए, तो ऊपर से आने वाले पत्थर ही आपको तबाह कर देंगे, तो फायदा तो नहीं हुआ, ये तो इन्वेस्टमेंट आपकी जाया गई। तो मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड अर्बन प्लानिंग, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान। इसके अलावा एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होती है जो हमारा कानून मौजूद है। फिर पंजाब में, KP में रिवर ड्रेनेज एक्ट मौजूद है, उसका निफाज होता है। अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जंगलात नहीं कटेंगे, बिल्कुल जंगल कटता है, जाहिर सी बात है जब शहर आबाद, लेकिन वो जंगल उन पहाड़ों से काट लेना जहां से हमें पता है कि सदियों से सैलाबी रेले नीचे आते हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई। तो ये थोड़ी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग आपके मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब तक ये नहीं होगी तब तक हम तबाहियों से दो चार होते रहेंगे। इसलिए हर चीज को स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चलना और क्लाइमेट स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आपका अगर दरिया के गिर्द आप सोसाइटी बनाई भी है तो फ्लड प्लेन को आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन से कवर करते हैं, इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन करते हैं, वहां जेर जमीन आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है। कौन सा किस सोसाइटी ने प्लान अपना जमा कराया ड्रेनेज का? हमारे सामने तो कहीं पे भी नहीं है। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन आपके इन्वायरमेंट एक्ट के तहत होती है। किधर है ये इंफॉर्मेशन कि NOC कैसे इशू हो जाते हैं, जब हम बाद में कह रहे थे इलीगल इंक्रोचमेंट, क्यों इलीगल कह दिया? आपने तो खुद ही NOC इशू किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट मिस प्लानिंग, मिस गवर्नेंस जो हम फेस कर रहे हैं।
बल्कि इसमें तो आसान लफ्ज़ एक ये है कि जब आपने इंक्रोचमेंट कह दिया तो इलीगल की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो इंक्रोचमेंट को भी इलीगल और लीगल से जो है वो तशबीह देना शुरू कर देते हैं। मैं दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सवाल आपके पास अभी भी एक छोड़कर जाता हूँ कि ये सारी सूरत हाल है, इसमें हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। सैलाब आया, 2022 में आया, तब भी हमने इसी तरह की बातें की। अब फिर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन ये कितने अरसे का प्लान है, ये कब शुरू होना चाहिए, ये कब तक हमें जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, इसके फेजेस क्या होंगे? मैं दोबारा ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगा, ज़रा ज़मीनी सूरत में पूछ लूँ। अली मिर्ज़ा, आप कहाँ मौजूद हैं? क्या देखा आपने सारा दिन आज? इस वक्त क्या सूरत हाल है? पानी का दबाव बढ़ रहा है कि पानी अब जो है वो उतरने की तरफ जा रहा है लाहौर में? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले बताऊं कि मैं रावी पुल पर इस टाइम मौजूद हूँ। सुबह से ही जो है हम लोग यहाँ पर बाकायदा तौर पर अपने चैनल की तवज्जो से नाज़रीन को, दारों को लम्हा ब लम्हा जो है वो आगाह कर रहे हैं। कल रात की सिचुएशन के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो कल रात काफ़ी रूमर्स थे, काफ़ी कशीदगी थी, काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो इदारों को भी करना पड़ा और बाकायदा तौर पर कई जगह कई निजी सोसाइटी के रिहायशियों को भी जो है वो करना पड़ा। रावी के बात करूँ तो अगर रावी की बात करूँ तो सुबह जो है वो ये खुशी की नवीद, एक मुतमिन जो है वो इदारों की तरफ से भी देखने में आई और हम लोग भी बाकायदा तौर पर लम्हा ब लम्हा जो है वो बता रहे थे कि पानी की सतह में कमी आई है। लेकिन अगर अभी मौजूदा सूरत हाल आपको बताऊं तो मौजूदा सूरत हाल में ये कुदरती एक अमल है कि शाम के वक्त जो है वो पानी की सतह जो है वो बुलंद होती है। ये कुदरती अमल है, ये कुदरत का निज़ाम है और दिन में उसकी सतह जो है वो कम होती है। इस टाइम PDM की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं एक्यूरेट आपको बताऊँ तो 1,83,000 क्यूसिक की स्पीड से जो है वो दरियाई ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मैं इसको कहूँगा तो ये इस टाइम गुजर रहा है। इसके आसपास की जितनी बस्तियाँ हैं वो पहले से ही खाली करवा ली गई थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि उन बस्तियों में लोगों की जान बचाने के लिए उनके घरों से उनको खाली करवा लिया गया था। लेकिन मैं इस वक्त जो है वो किसी हुकूमती नुमाइंदे को या किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। यहाँ पर साथ देने की बात है। वही लोग जिनके रिश्तेदार थे वो तो अपने रिश्तेदारों की तरफ गए, सेंटर ऑफ द लाहौर में वो रह रहे थे, लेकिन जो इलाका मकीन हिजरत जिन्होंने इधर से की है अपनी जानें बचाने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो रावी के ऊपर फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। फुटपाथ पर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपनी इज्जतें यहाँ पर दाव पर लगा कर बैठे हुए हैं। यकीन माने मैंने यहाँ पर जवां बच्चियाँ, बहनें, अपनी बहनें यहाँ पर जो है वो रावी के किनारे बैठी हुई सोती हुई देखी हैं। मैं परसों से यहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे परसों रात जब मैंने ये वाक़या देखा तो मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आई सारी रात। मैं भी एक फैमिली वाला बंदा हूँ, लेकिन हमारे इदारों को चाहिए कि अगर वो इस खतरनाक सूरत अली ये कहा जा रहा था कि कोई जो है वो वहाँ पर खैमा बस्तियाँ लगाई जा रही हैं, स्कूल्स के अंदर जो है वो लोगों को बसाया जाएगा, खाना फराहम किया जाएगा, जब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे उस वक्त तक जो है वो उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। तो क्या ये बातें सिर्फ मीडिया के लिए हैं या अमली तौर पर आपको कुछ ग्राउंड पर नज़र भी आया कि कुछ एफर्ट्स हैं? ठीक है, कुछ लोग बाहर रह गए लेकिन एफर्ट्स हो रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये क्लियर बताऊं, मेरा 10 साल सहाफ़ती कैरियर में मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है वो रिपोर्ट करूं, चाहे वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ जाती है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन मसला ये है कि हम लोग जब तक निशानदही नहीं करेंगे तब तक मुतल्लिका इदारों के कान के आगे जूं नहीं रेंगेगी। यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं बिल्कुल रिलीफ दे रहे होंगे, लेकिन मैंने फ़िल वक्त इन 3 दिनों में जो है यहाँ पर काफ़ी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर NGOs मौजूद हैं, जो यहाँ पर लोगों को खाना भी प्रोवाइड कर रही है, पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, जो मैंने अपनी आँख से देखा है, मैंने एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग जो है उसके हाथ जुड़े हुए देखे हैं। एक 60-65 साल की उम्र में वो अपनी जवां बच्चियाँ, अपनी बीवी, अपने नवासियाँ यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर फुटपाथ पर लेटा हुआ था। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो मैं वो भी हाजिर हूँ। यहाँ पर DIG डॉक्टर अतर वहीद हैं जो इस टाइम CTO लाहौर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को, जब मैंने ये वीडियो नशर की, वायरल हुई वीडियो, मेरी कोशिश थी कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा तक भी वो वीडियो पहुँचे और मैं काफ़ी हद तक जो है उसमें कामयाब भी रहा अल्लाह की दी हुई हिम्मत से। तो डॉक्टर अतर वहीद जो DIG हैं इस टाइम और ट्रैफिक पुलिस CTO लाहौर की ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को भेजकर उन लोगों को यहाँ से मूव कराया, रिलीफ कैंप में भिजवाया। ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मैंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की, लेकिन उन्होंने फिल वक्त उस वीडियो को देखकर जो है यहाँ से वार्डन्स को भेजकर उनकी दाद रसी ज़रूर करवाई। हमें ज़रूरत है, हम इस टाइम मुश्किल टाइम है, हमें यहाँ पर किसी को तनकीद का निशाना बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो हकीकत है अली,
जो हकीकत है आपने उसी के ऊपर बात करनी है, ना किसी की तारीफ करनी है, ना किसी की बुराई करनी है। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप किसी की तारीफ करें, जो आपने सारा दिन देखा, जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे आप उसके ऊपर ही बात करें। मैं सिबगतुल्लाह की तरफ आऊँ। सिबगतुल्लाह, 2022 का सैलाब मुझे अभी तक नज़रों से गया नहीं है। जब खैरपुर नाथन शाह खुद मैंने अपनी आंखों से डूबा हुआ देखा, जब हम नेवी के दोस्तों के साथ जो है वो वहाँ पर गए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए गए, रास्ता कोई और नहीं था। अब इस वक्त सिंध की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 3 सितंबर तक कह रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचेगा रेला। गुड्डू के बाद जो सबसे बड़ा बैराज है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज जो है वो सक्खर बैराज है, अब उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितना सीरियस सिंध हुकूमत को आप देख रहे हैं? क्योंकि बयानात तो सिंध हुकूमत के ये हैं कि हमने इंतज़ाम कर लिया है, सारा इंतज़ाम कर लिया है। क्या इंतज़ाम किया है उन्होंने? जी, सक्खर बैराज जो है वो उसमें पानी का क्यूसिक जो है उसमें बहाव में जो है वो तेजी आ रही है। तमाम उसके जो बंद हैं वहाँ कुछ बंद जो है वो नाजुक हालत में है, जहाँ पर महकमा आबाशी जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी निगरानी कर रही है। तमाम अब जो कल वाली होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो है वो वजीर आबाशी जो है खासे मुतमईन दिखाई दिए हैं। उनके साथ जो है सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब भी थे। उनका भी यही कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो है इस बार जो है वो मुकम्मल तैयारी कर रखी है और आज सक्खर बैराज से जो है वो एक निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। 2 लाख क्यूसिक जो है वो उसकी अप स्ट्रीम पर जो है पानी की आमद है और 2 लाख क्यूसिक जो है उसकी डाउन स्ट्रीम पर पानी की आमद है। जबकि इस हवाले से सिंध हुकूमत का ये भी कहना है कि 4 सितंबर तक जो है वो सिंध सक्खर बैराज और गुड्डू बैराज से जो है वो 6 से 7 लाख क्यूसिक का जो है वो एक पानी के सैलाबी रेला जो है उसको का मुतवक्का है जो यहाँ से गुजरेगा। ताहम उनका यही कहना है कि अगर बलाई इलाकों में बारिशें होती हैं तो उसके बावजूद जो है सक्खर बैराज, गुड्डू बैराज और सिंध के जो तीनों बैराज हैं उसकी मुकम्मल जो है निगरानी की जा रही है और उनके जो है इलाकों को जो है किसी किस्म का खतरा नहीं है। ताहम दरिया सिंध के जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेरियाब आ चुके हैं। वहाँ पर जो रहने वाले सदियों से रहने वाले जो मकीन हैं वो वहाँ से निकल मकानी करने पर मजबूर नहीं है। वो कहते हैं जी, उनका यही कहना है कि हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं और सिंध हुकूमत जब यहाँ से हमें नकल मकानी कराती है तो सहूलियात जो है वो किसी किस्म की मुहैया नहीं करती। जबकि इसके अलावा जो है इस वक्त आप ये कह रहे हैं सिबगतुल्लाह, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि कच्चे के इलाके से नकल मकानी हो रही है, लेकिन जो पक्के का इलाका है, सारा जो लीज इलाका है, वहां पर इस वक्त कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है। किसी बैराज को गुड्डू, सक्खर और उसके बाद जो है वो कोटरी बैराज, 3 बैराज सिंध के अंदर आते हैं बड़े। इन तीनों बैराज के ऊपर, खासतौर पे गुड्डू और सक्खर के ऊपर कोई ऐसा मुतवक्का पानी का रेला नहीं है कि जो कट लगाने पे मजबूर करें या आबादियों की तरफ जो है वो पानी जाए या बैराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा हो। ये बात इसी तरीके से आज के दिन तक सिंध हुकूमत यही कहती है। तक जो है वो यही दावा कर कि जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है सक्खर और सिंध के बैराजों में वो निचले दर्जे का सैलाबी रेला है, गुड्डू बैराज पर भी और सक्खर बैराज पे भी। उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर 4 सितंबर में जो है वो जो पानी पंजाब से दाखिल होगा वो 6 से 7 क्यूसिक लाख क्यूसिक का है, वो उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम अभी तक जो है सिंध हुकूमत की जो स्टेटमेंट वो यही है कि सिंध के पक्के के जो तमाम बंद हैं बैराजों के उनको मजबूत कर लिया गया है। उनको महकमा आबाशी के अफसरान जो है 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो है वो खास तौर पर सिंध के बैराजों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। मैं जरा डॉक्टर साहबा की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहबा, मैं आपके पास एक सवाल छोड़कर गया था कि आखिर सैलाब की आपने सूरत हाल तो देख ही ली, सिर्फ लाहौर और सक्खर की हमने बात की है। इनमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब हैं, हाफजाबाद, कादराबाद की तरफ जो पूरा, मतलब मैं क्या तफसीलात आपको बताऊं कि सारा दिन जो है वो हम तफसील अपडेट हो ही रही है, आप तक भी पहुंची होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि हम आज अगस्त में बैठे हैं, अगस्त ख़त्म हो गया है, सितंबर अब शुरू होने वाला है। हम आज क्या ऐसा काम करें कि हम आने वाली नस्लों को महफूज बना सकें? ये किस तरीके से डिफ्यूज़ हो सके कि ये जो इनोवेशन जो हमारे जहन के अंदर है कि हम माहौलियाती आलूदगी और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए टाउन प्लानिंग करेंगे, क्योंकि टाउन प्लानिंग तो जो करनी थी वो हमने की नहीं। दरिया के अंदर सोसाइटीज़ बन गई, दरिया के अंदर जाके प्लॉट हो गए। सिंध में तो ज़मीनें लीज होती रहीं सारी की सारी, जो है वो दरिया के अंदर कच्चे का इलाका जो है वो आज तक लोग समझ नहीं पाए कच्चे का इलाका है क्या। बड़ी आसानी से समझने वाली बात है, दरिया के इलाके को कच्चे का इलाका कहते हैं जो हमने कब्जा कर लिया है। तो अब अगर आज हम ये फैसला कर लें कि हमने अच्छे बच्चे बन जाना है, तो अच्छे बच्चे को काम क्या करने होंगे? सबसे पहली बात के इंक्रोचमेंट्स वहां पे फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन नाकाबिले कबूल है। देखिए, आपकी इन आबादियों ने वैसे भी तबाह होना सैलाब से, आप क्यों नहीं इंक्रोचमेंट्स हटाते?
रीलोकेशन प्लान बनाइए, फिर क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिठा के बात करें उनसे। जाहिर है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो, यही सेक्टर है जिन्होंने ये सारी आबादियां बनाई हुई है एनओसी ले लेके, इनको शायद पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, वो कभी आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहे। बहुत जरूरी है उनको बिठाना। फिर आपको अब जाहिर है सैलाब आते हैं, उसके बाद हमारे मुल्क में तबाहकारियां होती हैं, ज़राअत हमारी अफेक्ट हो जाती है, मईशत अफेक्ट होती है, तो क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी का निफाज करें, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को शामिल करें और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कनेक्ट करें इसको। जो आपने सोशल प्रोटेक्शन करनी होती है सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज की, हीट वेव से मुतासरा कम्युनिटीज की, जहां पानी की किल्लत है, फिर आपके किसान है, ये पूरी प्लानिंग है। फिर सबसे पहले निफाज करें, रिवर एक्ट जहां जहां मौजूद है उसका निफाज फौरी तौर पे करें, ड्रेनेज को अपडेट करें, सूबों को उनसे प्लान्स मांगे। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट है। किधर है आपकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म? आपने इतना फंड एलोकेट किया था, किधर गया? ये प्रोजेक्ट्स किधर हैं? इन प्रोजेक्ट्स के बाद क्या इंपैक्ट आ रहा है? ये सारा सूबों से डेटा लिया जाए, इकट्ठा किया जाए, फिर ग्रैंड डायलॉग करें, सूबों को बिठाएं, पूछें कि आखिर क्या चैलेंज आ रहे, क्या मसला है, एक कंसेंसस बिल्डिंग करें कि हमें इकट्ठे बॉटम अप अप्रोच के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लानिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत आपको अपना नेशनल क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश करना है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम को आप वो एम्पावर करें,